हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है और वैदिक कल्चर के बारे में जाना है। तो अगर आपने वो दोनों लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, ताकि इसे समझने में थोड़ी सी और आसानी होगी। वैदिक कल्चर से ये काफ़ी कुछ रिलेटेड है, उसके बाद की बात है ये। तो वैदिक कल्चर की जो हमने देखा उसमें प्री वैदिक कल्चर एंड पोस्ट वैदिक कल्चर देखा, जिसका टाइम पीरियड था 1500 बीसी टू 500 बीसी। 500 बीसी के बाद से ये शुरू होता है। तो जो हमने वैदिक कल्चर में देखा, सेकेंड वैदिक कल्चर में, तो उसमें जो राजा की जो पोस्ट थी वो अब हेरिडेटरी हो चुकी थी। सभा समिति जो थी उसमें औरतों की एंट्री बंद हो गई थी, जिससे कि ये पता चला कि औरतों की जो स्थिति है वो भी थोड़ी सी डाउन हुई थी। और जो सोसाइटी है वो 4 कास्ट में डिवाइड हो गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जो कास्ट सिस्टम थी ये भी हेरिडेटरी हो गई थी। पहले ये कर्म प्रधान थी, जो जैसा कर्म करता था उसको वैसी कास्ट में गिना जाता था। लेकिन अब क्या था कि ये वंशानुगत हो गया था कि शूद्र का जो लड़का होगा वो शूद्र ही होगा, वो ब्राह्मण कुल में नहीं जा सकता है। तो एक तरह से हमने देखा कि सोसाइटी में जो है वो कुरीतियों का बढ़ रहा था, आडंबर बढ़ रहा था, कर्मकांड बढ़ रहा था। ये जो चीजें थी इससे पब्लिक भी परेशान थी, और बाकी जो लोग हैं, जो राजा थे या क्षत्रिय थे, वो भी कहीं ना कहीं वो भी वर्ग जो है इन आडंबर से और ये कर्मकांड बताते थे या जो विधि बताते थे या दक्षिणा लेते, वो सब चीज़ें से सभी परेशान हो गए थे। और बलि की प्रथा एक शुरू हो गई थी, जानवरों की बलि देने की प्रथा। तो इसकी वजह से सोसाइटी जो है वो डाउन हो रही थी। इसी वजह से उसी का जो एक रिजल्ट है वो ये है कि नए नए थिंकर्स और नए नए लोग स्पिरिचुअलिज्म में काफ़ी कुछ डेवलप होने लगा। मतलब गौतम बुद्ध हुए या महावीर हुए, वो इसी की देन है, उसी आडंबर की देन है कि जिसे खंडित करने के लिए कोई और सोसाइटी में आया। तो अब हम आगे देखते हैं। आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वो पीछे का भी कुछ कुछ डिस्कस करेंगे, रिवीजन करेंगे। और अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप स्पीड तेज कर सकते हैं। 6th सेंचुरी बीसी अब शुरू हो चुकी थी, मतलब 600 के आसपास का समय शुरू हो गया था। और आर्यन सेटलमेंट हमने देखा कि वो वेस्टर्न की तरफ था, लेकिन अब ये ईस्टर्न साइड में बढ़ रहा था। मतलब ईस्टर्न साइड में मतलब नीचे की तरफ। जो गोरखपुर के पास गंडक नदी है, ये गंडक नदी को कभी पार नहीं किए थे, लेकिन अब ये गंडक रिवर को पार करके पटना, पाटलिपुत्र की तरफ जाएंगे। और ये सोसाइटी जो है वो एक ट्राइबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। मतलब एक तरफ से ट्राइबल थी और एक तरफ किंगडम भी बन रहे थे, ठीक है। और इसी सोसाइटी में एक तरफ मेटेरियलिज्म भी चल रही थी, स्पिरिचुअलिज्म भी चल रही थी। मेटेरियलिज्म मतलब जैसे जो व्यापारी थे, जो आर्ट एंड कल्चर जानते थे, जिनको आर्ट में निपुण थे, कुछ चीज़ें बनाने में, स्टैचू बनाने में, बर्तन बनाने में, या फिर गहने बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, तो वो अब एक जगह रुक नहीं रहे थे, क्योंकि एक जगह जितने लोग खरीदने थे खरीद चुके, या उन्हें अपनी सेल बढ़ानी थी, तो अब वो बाहर की तरफ निकल रहे थे। और सबसे पहले व्यापारी वर्ग ही है जो बाहर की तरफ निकला। तो एक एक ग्रुप जो है वो कुछ ईस्ट की तरफ निकलने लगे, कुछ वेस्ट की तरफ निकलने लगे, ठीक है, कुछ साउथ की तरफ निकलने लगे। मतलब ऐसे एक्सपेंशन होने लगा। द पीपल इन द लेटर वैदिक एज बिगन टू यूज इम्प्लीमेंट्स टूल मेड फ्रॉम आयरन। और चूंकि आयरन की खोज हो चुकी थी, आयरन के बारे में जान गए थे, तो इससे एक आसानी थी फॉरेस्ट को क्लियर करने में और अपने लैंड को बढ़ाने में, जिससे एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट मिला। और एग्रीकल्चर अच्छा हुआ, जिसकी वजह से सरप्लस प्रोडक्शन हुआ फूड ग्रेन्स का। और इस सरप्लस प्रोडक्शन का आपको पार्ट पता है कि मेन पार्ट जो इसका मैक्सिमम पार्ट होता था वो राजा रखता था, जिससे वो अपना मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट करता था। और ये सो जितने एडवांटेज थे कि अब फूड ग्रेन सही है तो आदमी भी एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे, मतलब घर बनाने लगे, रहने लगे। लेकिन एक व्यापारी वर्ग था वो मूव किया आगे की तरफ। और जब एक्सपेंशन होने लगा, मतलब अब अनाज पर्याप्त हो गया, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो अब सिटी का भी एक्सपेंशन होगा। तो सिटी के एक्सपेंशन कैसे होगा? जब अब वॉर शुरू हो गए एक से दूसरे में, तो ये जो जन थे, जन से जनपद बना और जनपद से महाजनपदों में कन्वर्ट होने लगे। मतलब सिटी भी बनने लगी, बड़ी बड़ी सिटी बनने लगी। नंबर ऑफ जनपद ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर एंड मोर पावरफुल इंडिपेंडेंट किंगडम कॉल्ड महाजनपद। तो इसी जनपद से महाजनपद बने। और ये जो 6th सेंचुरी बीसी थी, ये ऐसा समय था जिसमें कई सारे थिंकर्स भी डेवलप हुए, जैसे कि जोराष्ट्र पर्सिया से आए थे, कन्फ्यूशियस चाइना के थे, महावीर और गौतम बुद्ध ये भी एक थिंकर ही थे। तो ये बताया ना मैंने, जैसे कि जो अपने धर्म में जो कर्मकांड और बलि शुरू हो गए थे और आडंबर शुरू हो गया था, उसका अपोज किया, क्योंकि इनकी थिंकिंग अलग थी। इन्होंने सोसाइटी में बढ़ते हुए देखा, और ये भी क्षत्रिय थे, एक क्षत्रिय ही की ही हिम्मत थी जो बोल सकता था।
और कोई वर्ग जो है इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था। क्या पता इससे पहले उठाए भी हों, लेकिन उनकी हिस्ट्री में नहीं है, उन्हें मार दिया गया हो। तो ये क्षत्रिय कुल के थे, राजा थे, राजा के पुत्र थे, तो यही आवाज उठा सकते थे उसके अगेंस्ट में। द 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट जैनिज्म एंड बौद्धिज्म। अब जैनिज्म और बौद्धिज्म के बारे में जो हमको पता चला है, इसके बारे में हमें प्रॉपर टेक्स्ट मिले हैं उस समय के, और उन टेक्स्ट से हमें उस समय के बारे में, इनकी थिंकिंग के बारे में, और ये क्या कहते थे, वो सब चीज़ें हमें पता चली। अब थोड़ा सा रिलीजियस होगा चैप्टर ये, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे धर्म में और इस धर्म में क्या लिखा हुआ है, क्या चेंजेस है, क्या इन्होंने बताया, क्या आडंबर था, क्या गलत था, क्या सही था, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है। तो जैनिज्म का एक था अंगाज बोलते थे ये उसे, और अंगाज में भी कई पार्ट थे, ठीक है। तो जैन स्क्रिप्चर्स आर प्रॉपर्ली नोन एज अंगमाज, व्हाट कम्स आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ द लॉर्ड। तो ये जो अंगमाज को बताते थे कि वही जैसे हमारे वेदों में लिखा है कि वेद कुछ ने लिखा नहीं है, बल्कि वेद जो है सीधे भगवान के द्वारा कहा गया है। क्योंकि जैन रिलीजन जो है ये महावीर ने नहीं शुरू किया था, लेकिन ऐसा महावीर के समय से ये ज़्यादा प्रचलन में आया, लेकिन इनसे पहले भी तकरीबन 23 तीर्थंकर्स आ चुके थे, ठीक है। तो ये बहुत पुराना था। तो इसमें जो अंगमाज था, ये मानते थे कि ये भगवान के निकले हुए वर्ड है, इसका कोई सोर्स नहीं है, ईश्वर ने जो बताया है बस वही लिखा हुआ है। तो ये 12 पार्ट में था अंगाज, और संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ था। दीज अंगाज आर कलेक्टेड, क्योंकि संस्कृत जो है एक कुलीन लैंग्वेज थी, केवल नीचे के लोगों को संस्कृत लैंग्वेज का ज्ञान नहीं था, क्योंकि नीचे के लोगों को धर्मशास्त्र पढ़ने के अधिकार ही नहीं थे। केवल और केवल अपर क्लास ही धर्म के बारे में जानेगा, वेदों को पढ़ेगा। तो इसलिए जो भी टेक्स्ट थे वो संस्कृत लैंग्वेज में थे। और ये अंगाज को कलेक्टिवली हम द्वादशांगी कहते हैं। द्वादशांगी मतलब संस्कृत लैंग्वेज है, मतलब 12 को बोलते हैं, 10 और 12। द फॉरमोस्ट ऑफ दीज अंगाज इज अचरंग सूत्र। और ये जो अंगाज हैं इनको द्वादशांगी कलेक्टिवली जाना जाता है। द्वादशांगी एक संस्कृत लैंग्वेज है जिसका मतलब ही 12 होता है। और फॉरमोस्ट ऑफ द अंगाज, इन सारे अंगाज में सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो अचरांग सूत्र था, व्याख्या प्रगणपति। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसको भगवती सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। रिलीजियस चीज़ें थी जो भगवान के द्वारा की गई थी, मंत्र थी, मतलब जैसे जीवन का एक पार्ट है कि कंडक्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये उसी सब चीज़ों के बारे में था। जैन रिलीजन काफ़ी कुछ कंडक्ट के बारे में और अहिंसा के बारे में लिखा हुआ है, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर थी। और इसी अंगाज का एक 12 और पार्ट है जिसको उपअंगाज बोले जाते हैं, जो कि इनको समझने में ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे हमारे वहाँ भी वेदों को समझने के लिए भी उपवेद लिखे गए, तो वैसे ही उपअंगाज। इट इज सेड दैट अंगाज एंड उपअंगाज वर नॉट रिटन फॉर ए लॉन्ग टाइम, दे वर ओरली पास्ड ऑन बाय रिलीजियस लीडर्स टू देयर पीपल्स। तो जैसे क्या था ना, ये एक गुप्त ज्ञान माना जाता था। जैसे हमारे वेद में था, वेद भी सबको नहीं सिखाया जाता था, और इवन इसीलिए रिटन नहीं था वो। तो एक गुरु से दूसरे शिष्य में, फिर वो शिष्य गुरु बनता, फिर वो अगले में, मतलब इस तरह से ये पास ऑन होता था एक दूसरे को, केवल और केवल वर्बल फॉर्म में, कहीं भी रिटन आउट नहीं था ये। आरसी मजूमदार ये एक फेमस हिस्टोरियन थे, और इन्होंने बताया कि 4th सेंचुरी BC के आसपास में बिहार में एक बहुत फेमाइन आया था, जिसकी वजह से मतलब एक लंबा अकाल था ये। ऐसा कहते हैं कि 11 साल का अकाल था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, और जैन रिलीजन को फॉलो करते थे। तो उस समय ये भद्रबाहु के द्वारा यहाँ देखा जाता था बिहार में। तो ऐसा था, इस फेमाइन की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन रिलीजन ले लिया था, और ये भद्रबाहु के साथ ही ये कर्नाटक की तरफ, श्रवण बेलगोला की तरफ ये निकल गए। तो एक सेक्ट जो है वो भद्रबाहु के साथ निकल गया कर्नाटक की तरफ, और एक सेक्ट जो है वो यहाँ पे रुका। और जो सेक्ट यहाँ से भद्रबाहु के साथ गया, उन्होंने अपने आप को दिगंबर कहा, यानी बिना वस्त्र के रहने वाले, जिनका दिगंबर मतलब जिनका अंबर ही जिसका वस्त्र है, आकाश ही जिसका वस्त्र है। और जो पाटलिपुत्र में रुके वो श्वेतांबर हुए, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो इस तरह से जैन रिलीजन जो है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। और इसके बाद यहाँ पे एक जैना काउंसिल बुलाई गई पाटलिपुत्र में, और इसी जैना काउंसिल में ये 12 अंगाज का कंपाइलेशन हुआ, मतलब यहाँ पे वो लिखे गए पहली बार, ठीक है। एंड अनदर काउंसिल हेल्ड एट वल्लभी इन गुजरात, और दूसरी काउंसिल जो है वो गुजरात में के वल्लभी में काउंसिल बुलाई गई। लेकिन ये देखिए ना, 5th-6th सेंचुरी AD, मतलब तकरीबन 1000 यानी 800 साल बाद, अप्रोक्सीमेटली 1000 साल बाद
ये बुलाई गई और ये वल्लभी में बुलाई गई। यहाँ पे जो फाइनल कलेक्शन हुआ स्क्रिप्चर्स का, तो अर्धमागधी प्राकृत, तब तक प्राकृत लैंग्वेज जो है, चूंकि हमें पता है कि अशोका के समय में प्राकृत लैंग्वेज, ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई। उसके बाद जब ये 800 साल बाद दूसरी काउंसिल बुलाई गई उसमें, ठीक है। द अंगाज आर रिकॉर्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जैन डॉक्ट्रिन। तो अंगाज को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं जैन डॉक्ट्रिन का। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें स्टेजेस ऑफ हाउस होल्डर्स लाइफ लिखे हुए हैं। मतलब एक हाउस होल्डर जो होते हैं उसके क्या क्या, जैसे हमारे में भी 4 स्टेज लिखे हुए हैं ना, कि पहले वो गृहस्थाश्रम, पहले वो छात्र की तरह रहेगा, फिर गृहस्थाश्रम में जाएगा, फिर जंगलों में जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही इनके हाउस होल्डर्स की एक एक हर एक लेवल जो जो स्टेज आता है उस पर उनके कंडक्ट कैसे होने चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है। वॉज ऑफ चेस्टिटी लिखी हुई है, मतलब जो व्रत की शुद्धता, व्रत कैसे रखे जाते हैं या उसके फॉलो कैसे करते हैं, ठीक है। चरित्र कैसा होना चाहिए, रूल्स एंड अदर फीचर्स ऑफ द जैन फिलोसफी, और जैन फिलोसफी के बाकी जो जैसे बताया अहिंसा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें के बारे में जो लिखा हुआ है वो सब चीज़ें इनके अंगाज में लिखा हुआ है। तो जैसे जैन रिलीजन में हमने देखा अंगाज थे, वैसे बौद्धिस्ट रिलीजन में त्रिपिटक्स थे। जैसे जैन रिलीजन में हमने देखा कि अंगाज हैं, वैसे ही बौद्धिस्ट रिलीजन में त्रिपिटिका जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स हैं बौद्धिस्ट फिलोसफी के। त्रिपिटिका जो है ये 3 बास्केट, इसकी मीनिंग होती है। त्रिपिटक मतलब बास्केट और ट्राई मतलब 3, तो त्रिपिटकाज का मतलब 3 बास्केट। मतलब बौद्धिस्ट फिलोसफी जो है उसकी 3 बास्केट हैं। ये मतलब इस फॉर्म में इसे समझिए। द अर्लीस्ट राइटिंग ऑफ द टेक्स्ट वे आर टेकन ऑन लॉन्ग नैरो लीव्स। ये क्या था ना कि जो पहले जो इसकी राइटिंग हुई थी ना वो किसी लीफ पे हुई थी, नैरो लीफ थी, लंबी लीफ थी, ठीक है। और वो एक साथ बंडल बना के रखे गए थे जिसको 3 बंडल में डिवाइड किया गया था, इसीलिए इसको त्रिपिटक बोलते हैं, 3 बास्केट, ठीक है। और जैसे बाकी जैन ने संस्कृत लैंग्वेज लिया या बाद में प्राकृत लैंग्वेज लिया, बौद्धिस्ट ने हमेशा इसलिए पॉली लैंग्वेज लिया। पाली लैंग्वेज जो थी वो लोकल लैंग्वेज थी, जो कि वहाँ की लोकल पब्लिक बोली जाती थी, तो आम जन को समझ में आए। और ये धर्म भी आम जन के लिए ही था, ठीक है। ये कोई रिलीजन नहीं था एक्चुअल में, एक फिलॉसफी थी। तो इन्होंने ऐसे रखा कि ये जो इनकी बात है वो समूचे सबके पास पहुंचे, हर एक पब्लिक में, हर एक आदमी, चाहे नीचे कुल का हो चाहे ऊपर कुल का हो, सबको मिले। तो इस वजह से इन्होंने आम बोलचाल की भाषा को ही अपनी धार्मिक लैंग्वेज बनाई, जो थी पाली लैंग्वेज। तो पाली लैंग्वेज में ही लिखा हुआ था ये। त्रिपिटक जो है वो 3 पार्ट में है, एक विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो जो विनय पिटक है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि जो मठ में रहते हैं भिक्षु या भिक्षुनी, तो उनकी क्या रेगुलेशन होनी चाहिए, कब उठना है, क्या काम करना है, या मठ में कैसे रहना है, ठीक है, इस तरह की बात। इसमें थोड़ी सी लाइफ, बौद्धिस्ट की जो लाइफ है, उनकी टीचिंग्स है, उसके बारे में भी सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में कि उस समय जैसे क्या होता था, क्या धर्म था या क्या रूल रेगुलेशन फॉलो होते थे, उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके कस्टम्स, उस समय के आर्ट्स, ये सब। दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा है, मतलब बुद्धा का एक जो भी क्वेश्चन करते थे इनसे, ये आंसर देते थे हर एक टॉपिक पे, तो या फिर कोई भी ओकेजन होता था, तो उस तरह की बातें जो हैं सुत्त पिटक में लिखी हुई है। दूसरा सुत्त पिटक में ये भी लिखा हुआ है जो इनके अनुयायी थे, जो इनके शिष्य थे, जैसे सरीपुत या आनंद, तो उनकी भी जो बातें हैं, डिस्कोर्सेस हैं, वो भी, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे या उनका कुछ जवाब हुआ, इनका कुछ जवाब हुआ, तो ये जो डिस्कशन है ना, ये सब सुत्त पिटक में लिखा हुआ है। जिसका एक पार्ट है धम्मपदा, वे ऑफ ट्रुथ। तो एक धम्मपदा भी इनकी एक बुक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक कंपोनेंट है, जो पिटक्स में ही मानी जाती है, ठीक है, जिसमें बुद्धा टीचिंग लिखा हुआ है। और इसमें मतलब सच क्या है, सच की क्या मीनिंग है, एक तरह से फिलोसॉफिकल चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये उसी वे में ही समझ में आएंगी। तीसरा जो पार्ट है वो अभिधम्म पिटक है, ठीक है, ये बौद्धिस्ट फिलोसफी है इसके अंदर, जैसे कि गॉड क्या है, पूर्व जन्म के बारे में क्या होता है, ठीक है, और ह्यूमन माइंड के बारे में, स्टेट ऑफ मैटर, जो पदार्थ की जो स्थिति होती है, कितने तरह के होते हैं वो, और ह्यूमन माइंड के बारे में कि ह्यूमन माइंड क्या है या सोल क्या होती है, मतलब इस तरह की जो फिलोसॉफिकल चीज़ें हैं ना, वो सब चीज़ें अभिधम्म पिटक में लिखी हुई हैं। बिसाइड्स बीइंग द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट बौद्धिस्ट रिलीजन एंड फिलोसफी, तो ये जो पिटक्स हैं
ये एक इंफॉर्मेशन सोर्स है बौद्धिस्ट रिलीजन और फिलोसफी के, ठीक है। और इसके अगर ये देखा जाए तो इसके बारे में तो खैर लिखा ही है, साथ ही उस टाइम की जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ है ना बौद्धिस्ट पीरियड की या एंशिएंट पीरियड की, उसके बारे में भी एक अच्छा सोर्स है उस समय के बारे में जानने का। जैसा मैंने कहा कि उस समय की हमें सारी जो भी लिखित चीज़ें थी वो सब मिली हैं, जिसकी वजह से हम उस समय का आकलन करते हैं कि कौन से राजा थे, किसने जैन को सपोर्ट किया, किसने बुद्ध को सपोर्ट किया, या जैन फिलोसफी क्या है या बुद्ध फिलोसफी क्या है। तो बौद्धिस्ट फिलोसफी में एक जातक कथाएं हैं, जातक कहानी, स्टोरीज हैं, तो इसका भी बहुत प्रचलन है। इसमें क्या है कि बुद्धिस्ट के प्रीवियस बर्थ के बारे में बताया गया है। तो जो बुद्धा के जो जब ये बोधिसत्व थे, मतलब बुद्धा नहीं हुए थे अभी, बुद्धिस्ट मतलब जैसे इनका नाम जो था वो सिद्धार्थ गौतम था, लेकिन बोधिसत्व मतलब जब ये अभी जैसे कि कई जन्म, जैसे इसमें ये है फिलॉसफी कि कई जन्म होते हैं और हर जन्म में अच्छे काम, हर जन्म के अच्छे काम मिल करके आपको एक टाइम बुद्धत्व को बनाते हैं, बुद्धत्व बनाते हैं, मतलब इतना बुद्धिमान बनाते हैं या भगवान के तुल्य बनाते हैं, ठीक है। वो सारे जन्मों की तपस्या होती है। तो इनके पिछले सारे बर्थ दिखाए गए हैं और ये एक स्टोरी फॉर्म में है। जैसे कि किसी बर्थ में ये एक हंस हैं, किसी बर्थ में एलिफेंट हैं, या किसी बर्थ में एक ह्यूमन है, और ये सारी एक कहानी शुरू होती है। और उस कहानी में मतलब जैसे कोई सिचुएशन आएगी, उसमें से कोई एक होगा वो उस तरह का ह्यूमैनिटेरियन एक्ट करेगा, तो एक तरह से रिजेंबल हो जाएगा कि वो गौतम बुद्धा ही थे। तो कुछ इस तरह की ये पूरी स्टोरी है जिसके बारे में ये लिखा हुआ है। थोड़ी इंग्लिश अजीब तरह की लिखी हुई है क्योंकि फिलोसॉफिकल लैंग्वेज है, लेकिन बेसिकली जब आप कोई भी जातक स्टोरी आप यूट्यूब से सुनना, आपको काफ़ी कुछ उसका आइडिया मिल जाएगा कि जातक स्टोरीज में क्या होता है, ठीक है। मेनी जातक टेल्स हैव पैरेलल इन महाभारत एंड एल्सवेयर इन नॉन बौद्धिस्ट लिटरेचर। तो ऐसा है, जो जातक स्टोरी है ना वो भी कहीं ना कहीं महाभारत से भी उठाई गई है। मतलब जैसे महाभारत की भी चीज़ें उसमें हैं, जैसे कृष्णा की चीज़ें हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों का एक एग्जाम्पल दे करके ऐसा बनाया गया है पूरी ये कहानियाँ। कॉजेज फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बौद्धिज्म। तो ये जातक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि बौद्धिस्ट के प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज हैं, ठीक है। इसमें मैन या एनिमल जो भी इनके जन्म हुए हैं उन सब के बारे में पूरा आइडेंटिफाई किया गया है। एक तरह से एक मतलब शिक्षाप्रद है कि किसी सिचुएशन में आदमी को कैसे एक्ट करना चाहिए या आदमी का कंडक्ट कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं जातक कथाओं में है। अब जबकि ऑलरेडी वैदिक पीरियड थी, वेद कल्चर थे, हिंदुइज्म थी, तो ये जैनिज्म और बौद्धिज्म के एराइज होने का रीज़न क्या है? तो जैसा मैंने बताया कि पोस्ट वैदिक पीरियड में जो है एक तो वर्ण में डिवीज़न हो गया था और शूद्र की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। उन्हें ना तो कोई रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने की अनुमति थी, ना कोई मतलब कर्मकांड करने होते थे तो भी वो चाहे कितना भी गरीब हो उसे उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। सारे कर्मकांड की भी कोई छूट नहीं थी उनको, ठीक है। तो ऑर्डिनरी पीपल बहुत परेशान था इन पंडितों की जो प्रोसेस थी या जो भी धर्म में जो भी आडंबर फैला हुआ था उसकी वजह से। दूसरी, जानवरों की बलि बड़े लेवल पे दी जा रही थी। तो सम प्रीस्ट हार्डली रियलाइज द सफरिंग ऑफ द कॉमन पीपल, कॉमन मैन। तो जैसे पंडितों को क्या था कि कोई कर्मकांड होता है तो फिर आपको भी कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। अब आदमी चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं से लोन लेकर के, पैसे लेकर के वो टैक्स भरता था। लेकिन ये बाकी प्रीस्ट को इससे कोई मतलब नहीं था। जो मैं बता रहा हूँ वो ये ब्राह्मण समझो आप, ठीक है ना। ये कोई कास्ट, किसी कास्ट पे विशेष टिप्पणी नहीं है, तो कोई भी इसको दिल से मत लेना, ठीक है। उस समय के जो प्रीस्ट थे वो ऐसा करते थे, ठीक है। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट कॉज दैट गेव राइज टू फेथ दैट वॉज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। तो इन सब आडंबरों से परेशान होकर के जो कॉमन लोग थे, या चाहे रिच पीपल हो, चाहे कॉमन हो, चाहे व्यापारी हो, कोई भी हो, वो इन आडंबर से बहुत परेशान हो चुका था। तो उसे जैसे ही कोई दिखा जो कि एक अच्छी बात कर रहा है, सोल की बात कर रहा है, कंडक्ट की बात कर रहा है, ठीक है, एक साधारण लेवल पे जीने की बात कर रहा है और जो पैसे भी नहीं ले रहा है, मतलब इनएक्सपेंसिव है, तो वो इजिली इस फिलॉसफी की तरफ अट्रैक्ट हुए, जो कि एक अलग बात कर रहा था। जानवरों की बलि नहीं बल्कि जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, अहिंसा की बात कर रहा था, ठीक है। तो लोग इसीलिए सीधे इसकी तरफ आकर्षित हुए और इसी वजह से जैन या बौद्धिज्म रिलीजन का विकास हुआ। तो जो पहला रीजन था वो था रिएक्शन अगेंस्ट रिचुअलिज्म, मतलब रिचुअल जो है, कर्मकांड जो है, उसमें करप्शन था, इसकी वजह से। सेकेंड है करप्शन इन रिलीजन। तो रिलीजन में भी करप्शन शुरू हो गया था। जो मैंने बताया ना, जो प्रैक्टिसेस थे, जो पूजा पाठ था, उस पर भी एक तरफा अधिकार हो गया था और मतलब वो भी करने की सबको छूट नहीं थी।
ठीक है ना। और जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो यज्ञ करें या फिर कंडक्ट हाउस होल्ड राइट्स जो भी हैं वो चीज़ करें, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए कोई मतलब कोई मीनिंग नहीं, फिर भी आपको ये परफॉर्म करना है। क्यों? क्योंकि इससे ब्राह्मणों को दान मिलता था। तो इस वजह से सबको ये कंपल्सन था, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हर आदमी को ये कर्मकांड करने होते थे। तो जो क्षत्रिय रूलर थे उन्होंने देखा कि ये ज़्यादा अन्याय हो रहा है और वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस के खिलाफ। तो उन्हें ये बर्दाश्त नहीं था, इसीलिए जैसा मैंने कहा कि जो जो गौतम बुद्ध थे या महावीर थे वो भी क्षत्रिय ही वंश के थे, इसी वजह से, क्योंकि इन्हीं के अंदर ये ताकत थी जो इस पृष्ठ के अगेंस्ट बोल सकते हैं। कोई नॉर्मल पीपल बोलेगा तो उसे वैसे ही मार दिया जाएगा, ठीक है। बोथ जैनिज्म एंड बौद्धिज्म वर फाउंडेड बाय द टू क्षत्रिय प्रिंसेस। अब समझ में आ गया होगा। रिजिड कास्ट सिस्टम भी थी। अब कास्ट सिस्टम भी इतनी रिजिड थी कि जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र में थे और कोई किसी में मिक्स नहीं हो सकता था, ठीक है ना। एक कास्ट का आदमी दूसरे कास्ट में शादी नहीं कर सकता था। तो ये सब चीज़ें, ऊपर से जो कास्ट वाइज थे उनकी क्या खाना खाना है, क्या पीना है, कैसे शादियां करनी है, मतलब ये सब चीज़ें तक अलग कर दी गई थी कास्ट को। और ये मतलब इतना खतरनाक लेवल पे था कि अगर कोई जरा सा भी इसमें मिसबिहेव करता तो उसे जान से मार दिया जाता, ठीक है। तो ये भी बहुत ही खतरनाक है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे। दूसरी लैंग्वेज बैरियर थी। संस्कृत सीखने की सबको आज़ादी नहीं थी। जो बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग थे, वो या अपर कास्ट थे, वो संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे। तो एक लैंग्वेज भी बैरियर आ गई कि लोग नीचे के लोग ऊपर के लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि आइडेंटिफाई भी हो जाता था कि ये आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि इसे संस्कृत नहीं आती, इसका मतलब ये नीचे कुल का है। तो इस वजह से इन्होंने अल्टरनेटिव रिलीजन के बारे में सोचा, जहाँ पे लोकल भाषा पाली लैंग्वेज की शुरुआत की गई, जो सबको आती थी, एक ऐसी लैंग्वेज जो सबको आती थी, नीचे से लेकर के ऊपर के लोगों। ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से जैनिज्म और बौद्धिज्म का विकास हुआ। तो जो फिफ्थ थी वो थी पॉलिटिकल सिचुएशन। तो जैसा हम 6th सेंचुरी BC में अगर देखें तो मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु वगैरह का राज था। और ये जो लोग थे ये थोड़ा सोशल टाइप लोग थे, मतलब ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं थे। इन्होंने थे तो हिंदुज़म की ही, तो हिंदुज़म को फॉलो करते थे, लेकिन हिंदुज़म की जो भी चीज़ें मतलब आडंबर था ना, उसके अगेंस्ट भी आवाज़ उठाते थे, ठीक है। और किंगडम में उस चीज़ों को होने नहीं देते थे ये। तो इस वजह से जैसे ही ये जैनिज्म और बौद्धिज्म के बारे में जाने तो इन्होंने उसे भी पैट्रोनाइज किया, मतलब उसे भी अपने छत्र छाया में रखा और उसके बढ़ने का, ग्रो करने का अवसर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा लिबरल टाइप के थे। हर्यक डायनेस्टी, ये हर्यक डायनेस्टी जो है सबसे पहली डायनेस्टी है जो मौर्य से भी पहले की है। सबसे पहली डायनेस्टी जो जिसके बारे में हम जानते हैं वो हर्यक डायनेस्टी थी, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, ठीक है, ये लोग थे। 6 है एग्रीकल्चर इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी हमें पता है कि उस समय एक ही चीज़ थी, एग्रीकल्चर। बाकी जो कुछ लोगों को गहने वहने बनाने आते थे या घड़े बनाने आते थे, बस वही थी, लेकिन मेनली एग्रीकल्चर ही था जो कि हर जगह, इसकी वजह से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, इसकी वजह से ही हर एक चीज़ शुरू हुई थी। तो लोग इसे बहुत रिस्पेक्ट देते थे। और क्योंकि आयरन की खोज हो गई थी तो आयरन की वजह से पेड़ कटे, लैंड मिले और एग्रीकल्चर इसी वजह से बूस्ट हुआ। लेकिन ब्राह्मणों ने क्या किया कि इसमें सेक्रीफाइस का रूल लाया। जैसे मान लो बारिश नहीं हो रही है तो वो कहते हैं कि भाई किसी गाय को सेक्रीफाइस करो, उसको बलि दो, तो जिसकी वजह से इंद्र खुश होंगे और बारिश होगी। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी जिसकी वजह से जो किसान थे वो खुद बहुत परेशान हो गए थे और वो कोई ऐसा रिलीजन ढूंढ रहे थे जहाँ अहिंसा हो, जहाँ उनके ये पशु सुरक्षित हो, मतलब एग्रीकल्चर पे इफेक्ट आ रहा था। और इस वजह से ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से लोग जगहों को छोड़ करके दूसरी जगहों पे जा करके बसना शुरू कर दिए थे। इवन व्यापारी वर्ग खुद इन जगहों को छोड़ करके और अलग अलग जगह जाना शुरू कर दिया था। अब हम इसके बाद दोनों रिलीजन को पढ़ेंगे कि दोनों रिलीजन में क्या है। तो सबसे पहले जैनिज्म। तो जैनिज्म में जैसे मैंने बताया कि महावीर, ऐसा कोई है नहीं कि महावीर जी ने इसे शुरू किया था। महावीर जी ने इसे ज़्यादा पैट्रोनाइज किया और ज़्यादा सुधार किया इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इससे पहले इनमें 23 तीर्थंकर्स और आ चुके थे, जिसमें से पहले 3 तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे और 23rd वाज पार्श्वनाथ। महावीर 24th तीर्थंकर थे। अब हम वर्धमान महावीर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इनका पूरा नाम वर्धमान महावीर था, ठीक है। 24 तीर्थंकर थे ये। और ही मेड जैनिज्म पॉपुलर एंड सिस्टमेटिक, दैट्स वाई महावीर इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। महावीर का जो जन्म हुआ था वो वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था,
ठीक है, एक राजवंशी परिवार था 6th सेंचुरी BC के आसपास में। ये गौतम बुद्ध से बस थोड़े ही पहले के हैं, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पहले के नहीं है। जैसे उनका जन्म 500 समथिंग में हुआ था और इनका भी ऐसे ही 500 समथिंग में ही थोड़ा पहले हुआ था। और पिता माता का नाम त्रिशाला था और रॉयल फैमिली से, लिच्छवी की रॉयल फैमिली से ये बिलोंग करते थे। दूसरी बात ये है, महावीर जैसा जो मैंने बताया हर्यक डायनेस्टी, तो इनकी माँ जो है हर्यक डायनेस्टी से रिलेट करती थी। ठीक है, तो वो जो राजकुल था वो राजकुल और महावीर का राजकुल, तो मतलब ये रॉयल फैमिली थी उस समय की। जैसे मैंने बताया ना, जनपद महाजनपद में बने, तो ये महाजनपद के लोग। महावीर रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन ऑल स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। तो इन्हें जो भाई कोई भी राजा है, राजा का बेटा है, तो उसको हर एक चीज़ की नॉलेज दी जाती है, चाहे हिंदुज़म की हो या फिर जो भी उस समय और भी छोटे मोटे रिलीजन या छोटे मोटे साधु संत ऐसे होते थे या फिलोसफर होते थे, तो वो हर चीज़ के बारे में इन्हें बताया जाता था कि क्या क्या है। तब इनका बौद्धिक विकास होता था, ये अपनी तरफ से सोचते कुछ चीज़ें। ही इज सेड टू हैव बीन वेरी ब्रेव एंड टू हैव सेव्ड हिज कलीग्स फ्रॉम डेंजर। तो ये काफ़ी बचपन से ही काफ़ी बहादुर भी थे, अपने कलीग्स को ही बचाया था, ऐसी कहानियां हैं इनके बारे में। ठीक है, और इसी ब्रेवरी की वजह से इनका नाम महावीर रखा गया। और जब इनका बर्थ हुआ था तो इनके फादर का किंगडम बहुत ही प्रॉस्परस था। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी एक अच्छी थी, तो इसलिए वर्धमान की जो मीनिंग होती है प्रॉस्पेरिटी होती है, तो एक तरफ से ताकत और दूसरी तरफ से प्रॉस्पेरिटी, तो इस वजह से इनका नाम वर्धमान महावीर रखा गया था, जो कि एक ताकत और संपन्नता दोनों का सिंबल है। उनकी शादी यशोदा नाम की लड़की से हुई। ठीक है, और 30 साल की जब एज हुई तो इन्हें वैराग्य आया और इनके पेरेंट्स का जब डेथ हुआ उसके बाद इन्होंने पूरा राजपाट छोड़ दिया और एक सन्यासी की तरह जीवन बिताने लगे। 12 साल की तपस्या इन्होंने करी थी, जिसकी वजह से इन्हें जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो जितनी भी मुश्किलें आई उसके बाद भी इन्होंने तपस्या की और नॉलेज गेन किया। और ये जैन की जो फिलोसफी है उससे जुड़े। ठीक है, तो इन्हें ऐसा कहा गया कि जीनाज बोला गया। जीनाज इसका मीनिंग है दोज हु हैव कॉन्क्यूर्ड देयर डिजायर, जिन्होंने अपनी इच्छा पे विजय प्राप्त कर ली है, वो बोला गया वर्धमान महावीर को। प्रीचिंग्स ऑफ महावीर, तो जब ये जीना बन गए यानी इन्होंने कैवल्य प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है, तो ये अपनी लाइफ जो है प्रीचिंग्स में, जो भी इन्होंने सीखा, जो भी नॉलेज गेन किया, वो प्रीचिंग्स में ही इन्होंने अपनी लाइफ बितानी शुरू की। तो इन्होंने पहला सरमन जो दिया, जो पहली स्पीच दी, वो राजगृह में दी। ठीक है, जो माउंट विपल है उसके ऊपर, जो कि मगध की कैपिटल हुआ करती थी उस टाइम। ही वॉज नाउ ए कैवलिन, वही कैवलिन मतलब ऑल नॉलेज, जो कैवल्य जिसको प्राप्त हो गया, जिन्होंने सारा नॉलेज गेन कर लिया है। ठीक है, और उनके बहुत बड़ी संख्या में फॉलोवर थे। ही प्रीच्ड एट वेरियस सेंटर्स लाइक अवंती, कौसाला, अंग, मिथिला, ये जितने हैं ना, ये सब महाजनपद के नाम हैं। और इन सब जगहों पे ये मूव करते थे, जाते थे और अपनी प्रीचिंग्स देते थे। लॉर्ड महावीर अटेन सॉल्वेशन एट द एज ऑफ 72 पावापुरी में इनकी डेथ हुई थी, तब उनकी एज जो है 72 ईयर्स थी और 14,000 फॉलोअर्स थे इनके तब। और मेन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म में अगर देखी जाए तो उससे पहले 4 थी, इन्होंने 5वीं ये ब्रह्मचर्य इन्होंने ऐड करी थी महावीर ने। तो ये जैनिज्म प्रीचेस 5 वॉज प्रतिज्ञा, इनकी 4 तप थी। जो प्रतिज्ञा, जो भी एक जैन होल्डर, जो भी जैन धर्म को फॉलो करेगा या जैन धर्म में आएगा, उसे ये 5 वॉव्स फॉलो करने होते थे, जिसमें से पहला था अहिंसा, नॉन वायलेंस, असत्य, अस्तेय मतलब नॉट स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, सत्य, नॉट टेलिंग अ लाई, और अपरिग्रह मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं बनानी, पैसे सेव नहीं करने हैं, बचाना नहीं है, और ब्रह्मचर्य। 5वां था ब्रह्मचर्य, मतलब ब्रह्मचर्य का फॉलो करना है, शादी नहीं करनी है, कुंवारे रहना है। तो हमने 5 वॉव्स देखे, अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और इसमें इन्होंने जो नॉन वायलेंस है उस पर ज़्यादा जोर दिया है। तो ये कहते हैं कि नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, मतलब किसी भी लिविंग बींग्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहिए। और ये जैन फिलॉसफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको अहिंसा बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू महावीरा, वायलेंस इज ऑफ 3 काइंड्स। तो महावीरा के अकॉर्डिंग 3 तरह के वायलेंस होते हैं। पहला एक फिजिकल वायलेंस, जिसमें हम फिजिकली किसी को हर्ट करते हैं।
दूसरा, हरास लैंग्वेज, या मतलब हम कोई किसी को कड़वी बात बोलते हैं या कुछ श्राप देते हैं, कुछ गंदा बोलते हैं, वो भी एक वायलेंस में ही कंसिडर होता है। और तीसरा है मेंटल वायलेंस, मतलब ना तो हम किसी को टच कर रहे हैं, ना ही हम किसी को वर्बल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन उसको बहुत बुरा बोल रहे हैं। तो ये कहते हैं ये भी एक तरह का वायलेंस है। जैन बिलीव्ड इन द सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की पवित्रता में ये भरोसा करते हैं, और जीवन जीने का हर आदमी को अधिकार है, चाहे वो कीट हो, कोई छोटा से छोटा कीट हो, या बड़े से बड़ा जानवर हो, या इंसान हो, हर एक आदमी को अधिकार है उसका अपना जीवन जीने का, तो हम उसे हार्म नहीं कर सकते हैं। दिस डॉक्ट्रिन केम टू बी रिगार्डेड एज 5 वोज विच एवरी जैन इज सपोर्टेड टू टेक। ये जो 5 वोज है, इसको हर एक जैन को अडॉप्ट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। फिर ये 9 ट्रूथ की बात करते हैं, और ये 5 वोज के बाद अगर सॉल्वेशन के लिए कोई चीज़ है जो एक सिंगल चीज़ है, वो 9 ट्रूथ है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिससे जैसे ये कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी द नॉलेज ऑफ दीज 9 ट्रूथ इज इसेंशियल एंड ओनली रिनंसिएशन इज द शॉर्टेस्ट वे टू सॉल्वेशन। तो इनका अल्टीमेट गोल जो होता है ना, वो रिनंसिएशन का होता है, मुक्ति पाने का होता है। ठीक है, मतलब ये जो बार बार बर्थ हो रहा है, इससे मुक्ति मिल जाए इंसान को, तो इस पे इनका ज़्यादा फोकस है। इसीलिए ये अपने 5 वोज भी बनाए हैं, 9 ट्रूथ बनाए हैं, कि अगर कोई आदमी इन सब चीज़ों को फॉलो करता है तो उस तरफ बढ़ेगा जब उसे सॉल्वेशन मिल जाएगी। 9 ट्रूथ क्या क्या है? जीवा, लिविंग थिंग्स, अजीवा, नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब ये 9 ट्रूथ एग्जिस्टेंस है। जैसे अगर लिविंग बिग थिंग्स हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स भी है, पुण्य है तो पाप भी है। ठीक है, गुड डीड्स हैं, बुरे कर्म भी हैं, बॉन्डेज है। ठीक है, बॉन्डेज मतलब क्या होता है? एक तरह से बंधन, जैसे उसका परिवार का बंधन या धन का बंधन, मतलब इस सब चीज़ें, ये एक बॉन्डेज है, एक अट्रैक्शन है जिसकी वजह से इंसान जो है ये काम, गलत काम में चला जाता है। निर्जरा, डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मास, तो जो आप अच्छे कर्म करते हो और अगर कुछ बुरा करते हो तो वो कर्म जो है वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मोक्ष, सॉल्वेशन, जैसे एक 9 ट्रूथ है जो कि एग्जिस्ट करते हैं किसी भी वर्ल्ड में, और हमें ये जानने की ज़रूरत है, और 5 ट्रूथ जो 5 वोज हैं उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। तो जैनिज्म में 3 रत्नों की भी जिक्र किया गया है। जैसे महावीर प्रीच्ड दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ द मैन इज टू अटेन फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड्स। तो जो सांसारिक मोह माया है, एक्चुअल में उससे हमें फ्रीडम लेना है और मोक्ष प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग 3 ज्वेल्स। तो ये 3 ज्वेल्स का नाम देते हैं कि अगर हम ये तीनों फॉलो करते हैं तो सांसारिक मोह माया से हम छुट्टी पा सकते हैं, उससे रिलीज हो सकते हैं और सॉल्वेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो जिसमें क्या है इनका? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, भरोसा सही होना चाहिए, सही आदमी पे होना चाहिए। ठीक है, सही नॉलेज होनी चाहिए और चरित्र भी सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। These 3 jewels inspire a true Jains to have faith in 24 तीर्थंकर्स। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, अगर ये कोई फॉलो करता है तो उनको 24 तीर्थंकर्स पे फेथ होगा और इंस्पायर करेगा वो इन्हें फॉलो करने के लिए। तो ये जैसे ये कहते हैं, दोज हु गाइड मेन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब जैसे ये एक फिलोसफिकल चीज़ है कि जो 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 रिवर है हमारे एग्जिस्टेंस का, उसको पार करने में ये तीर्थंकर जो है, या तीर्थंकर की जो फिलोसफी है वो हेल्प करेगी। ठीक है, टू एक्वायर नॉलेज फ्रॉम दीज सर्मन्स एंड टू लीड ए गुड लाइफ। और जो हम नॉलेज एक्वायर करेंगे, जो कंडक्ट एक्वायर करेंगे, वो हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरणा देगा। इसलिए हमें तीर्थंकर्स को फॉलो करना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ कर्मा के बारे में बोला है। द जैन्स बिलीव्स इन द कर्मा थियरी ऑफ हिंदुइज्म and that one should be responsible for one's own karma or action, good deeds along liberate a man from the cycle of life and death। जैसे हमारे भी धर्म में कर्म के बारे में बोला गया है कि एक अच्छा कर्मा करना चाहिए। अगर इंसान का कर्मा अच्छा होगा तो उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा, उसके बुरे कर्म कट जाएंगे और वो साइकिल ऑफ जो रीबर्थ है ना, बार बार डेथ होनी, बार बार बर्थ होने की, वो उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो ये जो फिलॉसफी है, इस पर जैन भी भरोसा करते हैं। ठीक है, कि लाइफ ऑफ कर्मा होता है। दूसरी है इक्वलिटी। महावीर लेड स्ट्रेस ऑन द इक्वलिटी बिटवीन द मेन एज वेल एज वुमेन एंड मेन। तो ये एक तरह से इक्वलिटी बताते हैं कि हर एक आदमी इक्वल है, चाहे आदमी और आदमी के बीच का संबंध हो, चाहे मेन और वुमेन के बीच का संबंध हो, हर एक आदमी इक्वल है। ठीक है, मतलब जैसे इनके कहने का मतलब ये है कि कोई भी कास्ट नहीं है
कि शूद्र नीचे हैं, ब्राह्मण ऊपर हैं, क्षत्रिय ऊपर है, नहीं, सब एक इंसान के नज़रिए से सब एक हैं। इसलिए ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड को बोलते हैं कि एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए पूरा इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब पूरी दुनिया में एक भाईचारा होना चाहिए। हर एक इंसान एक है, कोई नीचा ऊंचा बड़ा नहीं है, कोई अलग कास्ट या क्रीड नहीं है, कोई पंथ या फिर कोई कास्ट, ये कोई ऐसा नहीं है कोई पंथ ऊपर हो गया या कोई कास्ट नीचे हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक इक्वल है, सब ईश्वर की ही देन है। अच्छे कर्म हैं और इक्वलिटी जो मानता है या जो कर्मा अच्छा करता है या राइट नॉलेज राइट पाथ पे चलता है, तो ये सब चीज़ें मिल करके उसको एक सॉल्वेशन या निर्वाणा की तरफ लेके जाती हैं। और छोटे से छोटे इंसेक्ट से लेकर के बड़े से बड़े जानवर तक हर एक आदमी पर दया करना चाहिए, हर एक शख्स पे कंपेशन होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए। मतलब बेसिकली ये अहिंसा, कंडक्ट, इन सब चीज़ों पे स्ट्रेस काफ़ी डालते हैं। फोर्थ पॉइंट है इटर्नल सोल। जैसे ये आत्मा की सत्ता पे भरोसा करते हैं, जैसे कि हिंदुज़म, ये काफ़ी कुछ हिंदुज़म से भी मिला हुआ है। तो ये कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। इंसान मरता है, बॉडी डाइज करती है, लेकिन सोल हमेशा जिंदा रहती है। फिर ये सॉल्वेशन के बारे में बोलते हैं कि जैसे हिंदूज़ में है वैसे जैन भी मोक्ष में बिलीव करता है कि हमारा जन्म ही मोक्ष पाने के लिए हुआ है, ताकि मतलब साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ से हम मुक्ति पालें। और ये अचीव किया जा सकता है नॉन वायलेंस और सेल्फ डिनाइल को फॉलो करके। टू अटेन सॉल्वेशन इट इज़ नेसेसरी टू प्रैक्टिस द त्रिरत्न, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। मतलब जैसे ईश्वर की सत्ता पे भरोसा करना, सेल्फ डिनाइल मतलब एक तरह से खुद के लिए जीना, ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरों के लिए जीना होगा, नॉन वायलेंस होगा, मतलब किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन फॉलो करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये लीड्स टू सॉल्वेशन की तरफ जाती हैं अकॉर्डिंग टू जैन। और हिंदुज़म में भी ये चीज़ें हैं हमारे फॉलो करती हैं, चूँकि आडंबर हमारे में आ गया था जिसकी वजह से लोग जैनिज्म की तरफ फिर से मूव की। बिलीफ इन पेनेंस, पेनेंस मतलब तपस्या, तो ये तपस्या में, तप में भी भरोसा करते हैं, ठीक है। और टू डाई ऑफ स्टारवेशन कॉल्ड संथारा और संलेखना। तो ये संलेखना, इनके में संलेखना प्रोसेस भी काफ़ी फेमस है। इसमें मतलब होता है कि आप भूखे रहो, कुछ भी मत खाओ और अन्न जल सब कुछ त्याग दो और धीरे धीरे आपको मृत्यु आ जाएगी। और उससे ये इनका मानना है कि आपको सॉल्वेशन, मुक्ति मिल जाएगी। मतलब ये एक सीवियर जो पेनेंस होता है, सीवियर तपस्या कि अन्न जल त्याग करके एक तपस्या करना, रिजिड होकर के। तो ये कहते हैं कि ये भी एक तरीका है सॉल्वेशन, मुक्ति पाने का। और इसी वजह से जैन के फॉलोअर्स थोड़े कम हुए, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, काफ़ी हार्ड है। इसीलिए मुंह पे एक कपड़ा लगाए रहते हैं ये, और वो कपड़ा लगाए रहते हैं सिर्फ इसीलिए कि हमारे मुंह से भी ऐसा ना हो कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी हत्या हो या उनकी डेथ हो, तो इस वजह से हमारे मुंह में ना जाए और उनकी डेथ हो। तो इस वजह से भी ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं, और इसकी वजह से भी फॉलोअर्स इनके थोड़े कम हुए। सिर्फ और सिर्फ ये एक रीज़न था कि ये काफ़ी हार्ड था इसका फॉलो करना। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, तो जैसा हमें पता है कि जो जैन धर्म है, जो महावीर जैन है, ये इनसे ही सबसे ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। तो एक तरह से क्षत्रिय फैमिली थे और रॉयल फैमिली थे, इनकी माँ भी रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। तो इन्हें एक तरह से एक सपोर्ट मिला, रॉयल पैटर्नेज मिली। तो इसलिए कौशल, मगध, मिथिला, चंपा, ये जितने भी हैं ये सब महाजनपद हैं, ठीक है ना। तो इन सब में इन्हीं की पैट्रोनेज की वजह से ये ज़्यादा डेवलप हुआ और ज़्यादा विकसित जो भी हुआ है, ये लोगों तक पहुँचा है, आम लोगों तक, वो इनकी ही छत्र छाया की वजह से पहुँचा है, ठीक है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जैनिज्म वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द बिजनेस कम्युनिटी। और दुखी मैंने बताया कि बिजनेस कम्युनिटी अब एक्सपेंड कर रही थी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, सब तरफ। तो बिजनेस कम्युनिटी इसको ज़्यादा फॉलो करी जैनिज्म को, क्योंकि इसमें एक तो जानवरों की बलि नहीं थी, दूसरी कर्मकांड नहीं थे, व्यर्थ की चीज़ें नहीं थी। और इसे ये फॉलो करके मतलब ऐसा भी नहीं था कि किसी को कोई कर्मकांड पूरी करनी है और किसी को फिर दान में कुछ पैसे देने हैं और उसके दान में बलि करवानी है, मतलब ये सब चीज़ें नहीं थी। इस वजह से बिजनेस कम्युनिटी इसे ज़्यादा फॉलो करी। इन साउथ इंडिया जैनिज्म वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय द राष्ट्रकूट और चालुक्य किंग। राष्ट्रकूट और चालुक्य किंग भी जब बाद में आए तो इन्होंने भी जैन धर्म को माना। बाद में जैनिज्म बिकेम डोमिनेंट रिलीजन इन द कर्नाटका। कर्नाटका में जैसा हमें पता है कि जो भद्रबाहु थे वो कर्नाटका की तरफ ले गए थे श्रवण बेलगोला में, तो इसकी वजह से वो कर्नाटका में बहुत एक मेन सेंटर बना। उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, जो जितने भी व्यापारी वर्ग हैं आप देखोगे वेस्टर्न साइड में, राजस्थान, गुजरात, ये सब वेस्टर्न साइड में ही, उड़ीसा एक ईस्टर्न साइड का है। तो मतलब ज़्यादातर व्यापारी वर्ग ने इसे फॉलो किया। लोकल डायलेक्ट,
महावीरा अडॉप्ट द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। तो ये भी था कि इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को छोड़ दी, जिसकी वजह जिसमें हिंदुइज्म में थी और वो कुलीन लोगों की लैंग्वेज बन चुकी थी। तो इन्होंने आम लोगों की लैंग्वेज पकड़ी जो प्राकृत लैंग्वेज थी और उसमें प्रैक्टिस की और उसी में इन्होंने स्पीच भी दिया, तो ये आम लोगों तक पहुंचा। दूसरा, रॉयल पैट्रोनेज मिला, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है कि इनको मतलब जितने भी राजा महाराजा थे महाजनपद के, उससे इनको पैट्रोनेज मिली। फिर जो उड़ीसा में एक राजा खारवेल करके थे, कलिंग आपने सुना होगा, तो उसका जो राजा था खारवेल, उन्होंने भी जैन धर्म को फॉलो किया, जिसकी वजह से ये उड़ीसा में अपनी एक अच्छी जगह बनाई। तीसरा रीज़न था सेंट्स। इसमें सेंट भी ऐसे हुए जिनकी वजह से ये ज़्यादा फेमस हुआ, जैसे एक थे कालकाचार्य। तो कालकाचार्य की वजह से ये उज्जैन में थे, उज्जैन के महागुरु थे, तो उज्जैन में इन्होंने जैनिज्म को ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। अनदर जैन सेंट भद्रबाहु की वजह से ये जैनिज्म कर्नाटका में पहुंचा। अपील टू पीपल, पीपल फाउंड द रिलीजन अट्रैक्टिव एज इट वाज बेस्ड ऑन ऑस्टेरिटी। तो लोगों ने इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव इसीलिए पाया क्योंकि इसमें एक तो व्यर्थ के कर्मकांड नहीं थे, सिंप्लिसिटी थी, ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म थी, भक्ति तो खैर चलो हिंदू धर्म में भी थी, ठीक है, लेकिन सिंप्लिसिटी और फालतू के कर्मकांड ये ज़्यादा भर चुके थे। तो इसमें ये था कि एक सिंप्लिसिटी थी और ज़्यादातर भक्ति और अच्छे काम, अच्छा कंडक्ट, इस तरह की बातें करता था, तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हुए इसकी तरफ। दूसरा, एनिमल सेक्रीफाइस नहीं थे और ना ही कोई क्लास डिवीज़न था कि ये लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं या ये इसको फॉलो नहीं कर सकते, इस कास्ट के लोग नीचे के कास्ट ये है, ऊपर कास्ट ये है, ये सबको एक ह्यूमन की तरह देखते थे। डिवीज़न इन टू सेक्ट, तो जैन धर्म जो है वो दो डिवीज़न में डिवाइड हुआ, एक भद्रबाहु और एक स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु जो है वो दिगंबर को फॉलो करते थे और स्थूलभद्र श्वेतांबर को फॉलो करते थे। तो भद्रबाहु जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे और यही कर्नाटका के, जिसे कर्नाटका में इन्होंने ज़्यादा इसको फेमस किया। और स्थूलभद्र मगध में ही रहे। तो फर्स्ट जैना काउंसिल हुई, उसमें आपको पता है कि सबसे पहली बार रिकॉर्ड रखा गया, सारे अंगाज को लिखा गया उसके अंदर। श्वेतांबर में ये क्या कहते हैं, वाइट सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। दे रिमेन्ड इन मगध, और मगध में रहे। दे वर वाइट क्लॉथ्स एंड कवर्ड देयर फेसेस विथ स्मॉल वाइट क्लॉथ। तो ये कपड़े पहनते हैं और अपने फेस को एक सफ़ेद कपड़े से ढकते हैं ताकि हमारे मुंह से निकलने वाले जो निकले तो कोई इंसेक्ट वगैरह हमारे मुंह में न जाए, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, ठीक है। वे फास्ट तो करते थे लेकिन एक्सट्रीम पेनेंस एंड ऑस्टेरिटी पे ये भरोसा नहीं करते थे। दे फास्टेड बट डिड नॉट बिलीव इन एक्सट्रीम पेनेंस एंड ऑस्टेरिटी। तो ये फास्ट तो करते थे लेकिन एक्सट्रीम पेनेंस में नहीं भरोसा करते थे। जैसे कि वो संलेखना एक पद्धति थी जिसमें ये फास्टिंग टिल डेथ करते थे, तो वो चीज़ को ये फॉलो नहीं करते थे। मतलब एक्सट्रीमिसिटी नहीं थी इनके अंदर, कि ऐसा नहीं था कि ये कर्मकांड फॉलो नहीं करेंगे, उसे भी फॉलो करेंगे, लेकिन उसमें आडंबर नहीं होगा, झूठ नहीं होगा, ठीक है। तो एक तरह से मतलब ये श्वेतांबर जो है ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखे रूल्स को, बहुत हार्ड नहीं किया इन्होंने। दूसरे से दिगंबर के जो हेडेड थे वो भद्रबाहु थे जो कर्नाटक में थे। देवर स्काई क्लैड, ये कपड़े नहीं पहनते थे। ये ऐसा मानते थे कि कपड़े अगर हम पहनेंगे तो कपड़े जिससे बनते हैं उसमें भी कीड़ों की डेथ होती है, या कपड़े की जब धुलाई होगी तो भी उससे कीड़ों की डेथ होगी। तो इस वजह से ये कपड़ों को त्याग दिया इन्होंने ये अंबर को ही, आकाश को ही अपना वस्त्र माना। मतलब इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल महावीरा को ब्लाइंडली फॉलो किया है। और ये फास्ट पे, हार्ड फास्ट जो होता है, जो संलेखना प्रोसेस होता है, उससे भी भरोसा करते हैं। और एक एक्सट्रीम ऑस्टर लाइफ भी जीते हैं। कर्मकांड और ये वो कुछ भी नहीं, मतलब सब कुछ जो भी महावीर ने बोला है उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए ये जैन धर्म को फॉलो करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ जैनिज्म बिलीव्स इन द स्पिरिट ऑफ अकोमोडेशन एंड इक्वलिटी। तो ये इक्वलिटी में और अकोमोडेशन मतलब सबको जगह मिले, एक समानता हो, मतलब भाईचारा या सोशल लाइफ, मतलब इस तरह की चीज़ों पे ये भरोसा करते थे। इट्स अप्रोच वाज प्रैग्मेटिक, तो थोड़े व्यवहारिक अप्रोच थी इनकी, ठीक है। इफ देयरफॉर हैड ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ पीपल, इसीलिए एक गहरा इम्पैक्ट पड़ा पॉलिटिकल और सोशल लाइफ पे लोगों के, ठीक है। इनकी जो सोशल बिहेवियर थी या इक्वलिटी का संदेश था उसकी वजह से लोगों पे एक इम्पैक्ट पड़ा। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था? इन अर्ली स्टेजेस
इट्स सक्सेस वॉज मोर रिमार्केबल देन द बौद्धिज्म। तो जैनिज्म, महावीर जैन का बर्थ पहले हुआ था, लेकिन जैनिज्म और बौद्धिज्म दोनों कंटेम्परेरी थे, ठीक है। तो एक तरह से क्षत्रिय कुल भी थे, दोनों लोग क्षत्रिय कुल थे। चूंकि जैन रिलीजन एक शांति पे रिलीजन था, और ये वॉर लाइक इंस्टिंक्ट जो है, जो लड़ना और अपने साम्राज्य को बढ़ाना, ये चीज़ें छोड़ चुके थे। क्योंकि वॉर लाइक इंस्टिंक्ट ये भूल चुके थे, सत्य, अहिंसा, इन सब चीज़ों पे चलते थे। तो इसी वजह से ये कोई पॉलिटिकल एम्पायर नहीं खड़ा किया इन्होंने, ठीक है। मतलब ज़्यादा त्याग पे ये ज़्यादा। स्टार्टिंग में जब जैन रिलीजन शुरू हुआ तो बौद्धिज्म भी कंटेम्परेरी हो गया बाद में। तो उस टाइम क्या हुआ ना, ये जैनिज्म जो है इनका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा लोगों पे इन कंपेरेटिवली बौद्धिज्म, ठीक है ना। और चूंकि ये क्षत्रिय कुल के थे, तो एक नया फेथ, एक नई एग्रेसिव सोच के साथ, एक नए परिवर्तन के साथ ये लोगों पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला। और इन्होंने जो कि त्याग की और सीधे साधे जीवन व्यतीत करने की बात करी, तो ये थोड़ा वॉर लाइक इंस्टिंक्ट भी अपनी खो चुके थे, और इसी वजह से इन्होंने कोई भी पॉलिटिकल एम्पायर अपना खड़ा नहीं किया, ठीक है। मतलब कोई भी अपना क्षेत्र नहीं बनाया, सिर्फ सोशल मैसेज, सादा जीवन, अहिंसा, सत्य, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा जोर डाला। सोशल एंड रिलीजियस इम्पैक्ट, जैनिज्म डिस्कार्डेड द सिस्टम ऑफ कास्टिसिज्म, तो कास्ट को ये नहीं मानते थे। दूसरा, ये फालतू के जो रिचुअल्स थे उसे भी छोड़ चुके थे, ठीक है। और इनकरेज करते थे लोगों को सोशल सर्विस करने के लिए, ठीक है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो लैंग्वेज में जैसे पता है ये प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे, ठीक है। प्राकृत लैंग्वेज में इनके ज़्यादातर टेक्स्ट जो है वो प्राकृत भाषा में ही लिखे हुए हैं, और उसी को बोलचाल की भाषा में भी यूज़ करते थे। बाकी जब ये दूसरे स्टेट में गया, तो दूसरे स्टेट में अगर कोई दूसरी लैंग्वेज होती थी तो उसमें भी ये उसे भी फॉलो करते थे, और वहाँ के लोकल लैंग्वेज को ऑप्ट करते थे ताकि लोग इनकी बातों को समझ सकें। दे वर फाइनली कंपाइल्ड इन द 6th century AD एट वल्लभी इन गुजरात। तो 6th century AD जो था, वहाँ पे गुजरात के वल्लभी सिटी में ये कंपाइल्ड किए अपनी सारे बुक्स को। द अंगाज, द 12 बुक्स कंटेनिंग द टीचिंग्स ऑफ महावीरा आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज। और अंगाज जैसे पता है हमें कि ये 12 सोर्स हैं, ठीक है, जिसमें अचरांग सूत्र वगैरह भी होते हैं। तो ये सबसे मेन सोर्स था जिसमें महावीर की टीचिंग्स है, नॉलेज है, ठीक है। द महापुराण कंपोज्ड बाई जैन सेना, ठीक है, जैन सेना, जीना सेना बोलते हैं जिसको, इन्होंने महापुराण लिखा था। कल्पसूत्र भद्रबाहु के द्वारा लिखा हुआ है। रत्न मलिक राष्ट्रकूट के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। अमोघ वर्ष जिन्होंने लिटरली वर्क्स किए हैं, और भी सारे। जैन लिटरेचर इज इन अर्धमागधी एंड प्राकृतिक डायलेक्ट्स, तो ये अर्धमागधी लैंग्वेज में भी है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी इसके फॉलोवर थे, तो ये वो मगध के ही थे, तो अर्धमागधी लैंग्वेज में भी है। बाकी जगह प्राकृत लैंग्वेज थी, तो प्राकृत लैंग्वेज भी इसमें यूज़ किया गया है। इट हाईलाइट्स द वैल्यूज ऑफ अहिंसा फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द जैन्स। द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया स्पेशली फ्रॉम द 6th-4th century BC कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड। तो अहिंसा के बारे में लिखा गया है, ठीक है ना। और दूसरा जो इंडिया की हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है, उसकी भी कई सारी झलक है इसमें। उसमें कौन राजा थे, क्या फॉलो करते थे, तो मतलब ये सब चीज़ें इनके लिटरेचर में है। जैन कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, तो ये मंदिर और मोनेस्ट्रीज में बनाए हैं। जैसे कि उदयगिरी में है, उदयगिरी में भी इनकी उदयगिरी केव जो है उड़ीसा में, वहाँ भी एक खंडगिरी करके एक मठ है, ठीक है। जैन हैव कंस्ट्रक्टेड हंड्रेड्स ऑफ धर्मशालाज, ओपनड सेवरल ऑर्फेनेज, सपोर्टेड मेनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। और एक बाहुबली की जो मूर्ति है, जो बहुत बड़ी सी मूर्ति दिखाता है, कभी कभी आपने देखा होगा, श्रवण बेलगोला, ठीक है, कर्नाटक में जो जगह है कराकल, तो वहाँ पे ये है, गोमतेश्वरा बोलते हैं उनको, बाहुबली को। ये वही हैं जो जिन्होंने दिगंबर जो है कर्नाटक पहुँचाया, भद्रबाहु, ये भद्रबाहु की ही। द दिलवारा टेम्पल्स एंड माउंट आबू इन राजस्थान एंड रंगपुर रियर जोधपुर। जैन टावर एंड चित्तौर और फेमस जैन आर्किटेक्चर। मतलब ये है कि जहाँ जहाँ फॉलो करते थे वहाँ वहाँ कोई ना कोई आर्किटेक्चर है, मंदिर है, मठ है, ये सब चीज़ें इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखी जाती हैं। डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का डिक्लाइन कैसे हुआ? तो एक तो हम जानते हैं कि ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन के साथ चलता है। तो जैनिज्म प्रीच रिजिड ऑस्टेरिटी, तो एक रिजिड वो थी इनकी, जो भी रूल रेगुलेशन या कर्मकांड है वो काफ़ी रिजिड है, ठीक है। इट रोज एट ए टाइम व्हेन बौद्धिज्म ऑल्सो एक्सिस्ट, और बौद्धिज्म भी उस टाइम एग्जिस्ट करता था। तो कुछ तो बौद्धिज्म की तरह चले गए, उनके रूल्स को फॉलो करते थे, कुछ
जैन को फॉलो करने लगे। द थियरी ऑफ द अहिंसा वॉज एक्सटेंडेड इवन वेयरिंग क्लॉथ्स। और जो इनकी अहिंसा की थियरी है कपड़ों को पहनने या ना पहनने को लेकर के, तो ये चीज़ भी एक तरह से लोगों को प्रिवेंट करी इसको पॉपुलर सपोर्ट मिलने में, क्योंकि लोग व्यापारी भी थे, कुछ व्यापार करते थे, कपड़ों का भी व्यापार करते थे, तो उससे उनका व्यापार भी इफेक्ट होता था कि कपड़े नहीं पहनने हैं, उससे भी अहिंसा होती है। तो ये थियरी लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई कि ये ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया। द रिलीजन डिड नॉट स्प्रेड टू द फॉरेन कंट्री, क्योंकि फॉरेन की कोई मॉनेस्ट्री या फॉरेन का कोई आदमी जो भी यहाँ आया उसे बहुत ज़्यादा ये लाभान्वित या बहुत ज़्यादा लुभाया नहीं इनकी जो रूल रेगुलेशन से, क्योंकि ऐसे ही रूल रेगुलेशन बौद्धिज्म में भी अवेलेबल थे और बौद्धिज्म इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, तो लोग सीधे बौद्धिज्म को ही फॉलो करने लगे। इस वजह से भी ये अपने कंट्री से बाहर नहीं जा सका। जैनिज्म डिड नॉट गेट रॉयल पैटर्नेज फ्रॉम द कंटेम्परेरी रूलर। तो स्टार्टिंग में तो इसने बहुत अच्छा इसको पैटर्नेज मिला, हर एक डायनेस्टी से मिला, फिर उड़ीसा में जो खारवेल थे उनसे मिला, लेकिन बाद के जो राजा थे ना, जैसे कि गुप्ता या हर्षवर्धन, कनिष्क, तो ये लोग बौद्धिज्म को फॉलो करने वाले थे। इस वजह से भी ये आगे के समय में थोड़ा दब गया। थ्रू जैनिज्म एडवोकेटेड इक्वलिटी ऑफ मैन, इट डिड नॉट डू अवे टोटली विद द हाई एंड लो पोजिशन इन सोसाइटी। तो ये इक्वलिटी ऑफ मैन को तो करते थे, जो कि लोगों को भी समझ में आया और पसंद आया, लेकिन ये पूरी तरह से अपनी सोसाइटी से हाई एंड लो पोजीशन गया नहीं, क्योंकि कुछ लोग तो उच्च वर्ग के थे, वो नीचे वर्ग से कैसे मिले, भाई मानसिकता थोड़ी चेंज की जा सकती है। तो इस वजह से भी कुछ लोग इसे फॉलो नहीं किए। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड and in later years Hinduism once again became popular, therefore Jainism remained restricted to a few pockets in the country। तो जब बाद के समय आया ना, जब गुप्ता पीरियड आया या अशोका का समय आया, तो ये लोग बौद्धिज्म को ज़्यादा फॉलो करते थे। और जैसे गुप्ता तो बौद्धिज्म को ही फॉलो करते थे, हिंदुज़म में भी फॉलो करते थे, तो ये ऐसा हुआ कि जैन कहीं पीछे ही छूट गया, क्योंकि हिंदुज़म भी आ चुका था अब आगे और सुधार के साथ, और बौद्धिज्म भी आ चुका था आगे, तो जैनिज्म कहीं पीछे छूट गया क्योंकि इनके रिस्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन की वजह से।